बहू, तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है। परसों तिये की बैठक है, तुम आज ही रवाना हो जाओ ताकि यहाँ आकर दादी को श्रद्धांजलि दे सकोगी। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर मीना फपक फपक कर रो पड़ी। आंसू हैं कि थमते ही नहीं थे। बचपन से जिस दादी के लिए इतने साथ रही, आज वो नहीं है। ये सोच के ही मीना का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। मीना के पति राजीव को पता लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारा तत्काल में टिकट बनवा देता हूँ। नहीं राजीव, मैं तस्वीर से मिलने नहीं जाऊंगी। वहाँ उठावनी में दादी की तस्वीर होगी, दादी तो नहीं होगी। आज जब दादी ही नहीं रही तो मैं चाचा जी के घर जाकर क्या करूँगी और किस हक से जाऊँगी। जब तक दादी जिंदा थी मैं मिल नहीं पाई। मिलने को इतना तरसी, इतना सामाजिक बंदिशें मैंने झेली, अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाऊँगी। मैं नहीं मानती ये खोखले रिवाज और बंदिशें। ये कहकर मीना ने फ़ोन रख दिया। मीना के सामने पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। मीना के पापा और चाचा जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी अलग गांव में रहते थे। बचपन से मीना गांव छुट्टियों में जाया करती थी। अपनी दादी के सबसे करीब रही। दादी ही उसके बाल बनाती, बालों में मालिश करती, उसके लिए कपड़े की गुड़िया बनाती थी। उसकी पसंद का मीठा गुड़ वाला हलवा और चावल की खीर बनाती थी। वो दादी की गोद में सोई रहती थी। दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। जब मीना शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बड़ा मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। जब कभी दादी दादा के साथ शहर कुछ दिनों के लिए आती तो मीना दादी के चारों तरफ घूमती थी। दादी के खाने पीने, आराम का ख्याल रखती थी। दादी के लिए एकादशी की कथा और गीता का पाठ करती थी। दादी से मीना का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादाजी को लकवा आ गया। उन्हें शहर इलाज के लिए लाया गया, पर वो बच ना सके। अब दादी अकेली रह गई। दादी का गांव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वो दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दादी बड़ी ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। अपने नाम मीठी देवी के अनुरूप मीठी थी। सबके साथ घुल मिल जाती थी। उन्हें भजन गाने का बड़ा शौक था। मीना के घर से मंदिर बड़ा दूर था। वहाँ कभी कभी पापा लेकर जाते थे या मीना, लेकिन रोज जाना संभव नहीं था। मीना के घर में दादी का मन कम लगता था, क्योंकि उस शहर में किसी रिश्तेदार या और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दादी थोड़े ही दिन बड़े बेटे के घर रहती, फिर छोटे बेटे के यहाँ रहने चली जाती। दादी का वहाँ बड़ा मन लगता था। घर के सामने ही मंदिर था, पार्क में रौनक थी, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ भी चाचा जी की कॉलोनी में ही रहती थी। वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और चाचा जी के बीच गांव के मकान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। चाचा जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा की भी हिस्सेदारी थी। चाचा जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहती है तो उनका सब कुछ हमें ही मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन चाचा जी के यहाँ ही लगता था। चाचा जी को अकेले दादी का बोझ उठाना नहीं पड़े, तो चाचा जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मांगनी शुरू कर दी। पापा और चाचा जी के स्टेटस में दिन रात का अंतर था। पापा सामान्य सी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी तीनों बेटियों का ब्याह भी करना था, साथ ही किराए का मकान भी था। उधर चाचा जी का अच्छा खासा व्यापार था, खुद का घर था। दोनों बेटे चाचा जी का बराबर कारोबार में हाथ बटाते थे। घर में नौकर चाकर थे, पर अकेली दादी पर पैसे खर्च करना उन्हें गवारा नहीं था। उनका कहना था कि माँ सबकी है तो मैं अकेला क्यों खर्च करूँ। एक दिन अचानक रात को चाचा जी का फ़ोन आया कि कल माँ की आंखों का ऑपरेशन है, भाई साहब 20,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को चाचा जी बस पैसों के लिए ही फ़ोन करते थे। उसके अलावा चाचा जी और चाची पापा को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा का स्टेटस इतना ऊंचा ना था। रिश्ते को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता है।
रातों रात पापा पैसे उधार लेकर गई, पर खर्च तो कम ही आया है। पापा ने हैरानी जताते हुए कहा, भाई साहब आप कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 25,000 है। बाकी बाद की दवाइयाँ, फल, खाने पीने का खर्च तो हमें बराबर देना है। चाचा जी के मुंह से ये बात सुनकर पापा चुप हो गए। चाची ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा, ना ही घर आने को कहा। पापा ने अस्पताल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वहीं अस्पताल में दादी को संभाला। उन्हें छुट्टी मिलते ही अपने घर शहर आ गई। पापा कुछ ना बोलते हैं क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सामान और गहनों पर चाचा जी ने एकाधिकार जमा लिया और पापा को कुछ ना दिया। चाचा जी लेने में बराबर के हिमायती थे, पर देने के पक्ष में नहीं थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। इधर मीना की शादी हो गई। मीना के पति की नौकरी दूर शहर में लग गई। मीना का ससुराल और चाचा जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी चाचा जी घर आने को नहीं कहते थे। मीना का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन मीना ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपटकर खूब रोई, उनके हालचाल पूछे, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी चाची बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं, बहन बेटी बिना बुलाए मायके नहीं आती है। तेरे ससुराल वालों ने तुझे कैसे भेज दिया। चाची के इतने अपमानजनक शब्दों ने दिल को चीर दिया। अब मीना जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कसक मन में ही रह जाती थी। पापा से ही उनके समाचार लेकर मन को तसल्ली देती रहती थी। एक दिन समाचार मिले कि दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मीना का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बढ़ी थी। जाने का मन बना ही रही थी कि सासू माँ का फ़ोन आ गया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो एकाएक विश्वास ना कर सकी और मन में ये मलाल रह गया कि वो दादी से मिल भी नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को राजीव आया तो उसने मीना को समझाया, तुम्हारा जाना जरूरी है, नहीं तो समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे। राजीव, मेरा फैसला अटल है। मैंने अपने आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी है। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। जीते जी जिससे मिलने को तरसाया, मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी हूँ, अब 13वीं तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है। इंसान के जाने के बाद इतने दिनों तक वहाँ रह सकते हैं और जीते जी मैं दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं तस्वीर से मिलकर भी क्या कर लूँगी। जिस दादी के प्यार दुलार को बरसों तरसती रही, वो तो मुझे वहाँ जाकर नहीं मिलेगा। राजीव ने ढांढस बंधाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाना। मीना राजीव के कंधों पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की यादों में खो गई। राधे राधे सभी को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।